आज के इस राज्य स्तरीय पुलिस 2 दिवसीय इस सम्मेलन में मेरे साथी और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी मैडम साहब, मुख्य सचिव राजस्थान सुधांशु पंत जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह आनंद कुमार जी, महानिदेशक पुलिस राजस्थान युवान साहब, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण मालिनी अग्रवाल जी, अतिरिक्त महानिदेशक कानून व्यवस्था विशाल बंसल जी, मेरे सामने सभी डीजी साहिबान, एडीजी साहिबान, आईजी, डीआईजी, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीओ साहिबान, सभी इंस्पेक्टर, और इसके माध्यम से जिलों में जो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देख रहे हैं ऐसे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए आप सभी अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं साहू साहब को कि उन्होंने जो केंद्र की मंशा थी और राजस्थान के अंदर जो हमारी डीजीपी कॉन्फ्रेंस पूरे देश की हुई, और ये शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार पूरे देश की यह कॉन्फ्रेंस हुई थी, और आप इसी से विचार कर सकते हैं कि उन्होंने राजस्थान को क्यों चुना। ऐसा नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम होता है उसके पीछे हेतु नहीं हो, उसके पीछे कोई ना कोई हेतु होता है, और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान को चुना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जो हमें ऐसी कॉन्फ्रेंस का या आयोजन और उसका हमें ठीक प्रकार से संचालन करने का अवसर मिला, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पूरी टीम को कि उस की सराहना जो जहां कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पूरे देश के अंदर राजस्थान की और आप सभी की सराहना की गई थी। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। शायद आपने देखा होगा, क्योंकि व्यवस्थाएं कोई भी करता है, आपके घर में आयोजन होता है, हलवाई कुछ नहीं लेके आता, अपना सिर्फ सामान लेकर के आता है, वो भी बनाने का, बाकी पूरा सामान आपका होता है, सिर्फ उसको आप बनाने के लिए हलवाई को बनाते हैं और उसको बुलाते हैं। लेकिन जब दावत अच्छी बनती है तो नाम किसका होता है? माल तो व्यक्ति का ही लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है? मालिक जो दावत खिलाता है शादी में उसमें, लेकिन नाम हलवाई का होता है। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि मेहनत आपने की, सब लोग बड़े मन से लगे थे। मैं देख रहा था, बीच में मेरे को भी अवसर मिले 2-3 मीटिंग में मैं भी गया, लेकिन जिस मन से और जिस भाव से आप उसको सफल बनाने में लगे थे,
उसका लाभ पूरे राजस्थान को मिला और पूरे राजस्थान की राजस्थान की जो उन्होंने पूरी तरह से की, तो पूरे देश के अंदर सराहना की गई कि वो राजस्थान की गई। मेहनत आपकी थी। मुझे पता है उस दिन एक एक अधिकारी ऐसे लगे हुए थे कि क्या नया काम हमारा होने वाला है, और हमारे डीजीपी साहब को और सीए साहब को उनको बड़ी चिंता थी कैसे होगी कैसे नहीं होगी। लेकिन आपने बहुत ही सफल कार्यक्रम किया, और इसमें मुझे इसलिए पता है कि चुनाव के नाते मेरे को भी देश के विभिन्न प्रदेशों में जाने का मौका मिला। वहां में अधिकारी मेरे को मिले और उन्होंने ये कहा था कि साहब हम राजस्थान गए थे, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की थी। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मेरे राजस्थान की सराहना की। मित्रों, कोई भी काम होता है उसके पीछे मेहनत होती है, और वो मेहनत व्यक्ति को तो निखारती है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में जिस विभाग में हम काम कर रहे हैं उस विभाग को भी आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं इसलिए उसका तो धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन आपने ये कार्यशाला रखी है इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप 2 दिन रहने वाले हैं। मैं देख रहा था 8-1 आपके सत्र होने वाले हैं। उन सत्रों में अलग अलग बातें होने वाली हैं, हर तरह के क्राइम की चर्चा भी होने वाली है, और आपको यह भी पता है कि जो क्राइम करने वाला है वो हमसे आगे है, उसी का तोड़ हमें निकालना है। उसका तोड़ निकालते हुए उसका जवाब भी देना है, और उसने जो किया है उसका जवाब देकर के उसको आगे के लिए नहीं करे, ये भी हमें करना है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे सामने चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि अपराध की स्थिति बदल गई है। पहले हम देखते थे कोई चोरी करता था, छोटा मोटा अपराध करता था, पकड़ लाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बदलती हुई स्थिति में हमको भी बदलना होगा, और हमको बदलने के लिए वो सारे प्रयास करने होंगे, आधुनिक संसाधन भी हमें जुटाने होंगे। और मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो आवश्यकता हो, पुलिस महकमा के लिए जो आवश्यकता हो आधुनिक, चाहे वो किसी भी तरह के संयंत्र हमें स्थापित करने पड़े जिससे अपराध रुके, हमें साधन और संसाधन के बिना हम काम नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूं कि जब तक व्यक्ति के हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे वो किसी भी काम में सफल नहीं होगा। हमें अपने आप को मजबूत करना होगा। उन साधन संसाधन उनको भी हमने जो आवश्यकता के हैं उनका उपयोग करते हुए अपराध में कमी लानी होगी। अभी देख रहे हो आप कि जिस तरह से अपराधों में अलग अलग प्रकार के अपराध आ रहे हैं, और इस तरह के अपराध जिनका पता लगाना बड़ी दिक्कत होती है। अभी मैं पूछ रहा था, कॉल ऐसे आते हैं कि उनका पता ही नहीं लगता है। कभी कभी स्थिति ऐसी होती है, आप लोग ही कहते हैं कि कॉल जो आते हैं उनको देखने में, उनको जांच करने में हमें समय लगता है। हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये भी करें कि उनको तुरंत उनकी जानकारी में आए और उनको तुरंत ठीक प्रकार से उनकी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि 15 दिसंबर को हमारी सरकार का गठन हुआ था। 16 दिसंबर को
हमने 2 घोषणाएं की थी, क्योंकि हमने जनता से भी वायदा किया था। और वो 2 घोषणाएं ये थी कि राजस्थान को अपराध मुक्त करेंगे, राजस्थान में जो अपराधी आते हैं उनको नहीं आने देंगे। हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन किया, जिसके माध्यम से राजस्थान में जो गैंगस्टर की स्थिति है वो किसी भी तरह से खत्म हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन इसलिए कि अपराध होने से पहले हमें उसकी जानकारी मिले, हमारा सिस्टम इतना डेवलप हो कि हमें उसकी जानकारी पहले से ही मिले। इसके लिए भी हमें काम करना है। इसी तरह हमने एसआईटी का गठन किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। एंटी गैंगस्टर फोर्स और एसआईटी गठन करने के बाद हमारी राजस्थान पुलिस ने ठीक प्रकार से उसके परिणाम देने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। मित्रों, जब हम काम करते हैं तो काम करते समय में लक्ष्य तय करना होता है, और जब अगर हमने लक्ष्य तय कर लिया तो लक्ष्य को कोई नहीं टिका सकता। लेकिन लक्ष्य तय करने से पहले हमें सोचना होगा कि जो लक्ष्य हमने तय किया है इसके लिए हमें क्या क्या परिश्रम करना होगा, और उस परिश्रम के आधार पर हमें हमारी पुलिसिंग को ठीक प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी हमें करना होगा। मैं उम्मीद है मुझे 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान पुलिसिंग के सभी आयाम पर विस्तृत चर्चा होगी। आज हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां हैं, और उन चुनौतियों के माध्यम से हमें निकलना होगा, क्योंकि विशेष समूह है। कभी धार्मिक कट्टरपंथा भी हमारे सामने आती है, तो कभी हमारे सामने वो घटनाएं आती हैं जो साइबर क्राइम जैसी घटनाएं हों। उन घटनाओं को रोकने के लिए जिस तरह का प्रयास राजस्थान में किया है, विशेषकर मेवात में किया है, इसकी काफी सराहना है। मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। साइबर क्राइम के रूप में हमारे सामने अगर सही मायने में कहें तो एक राक्षस जैसा मुंह फाड़े खड़ा है कि जो साइबर क्राइम की स्थिति पूरे देश के अंदर बढ़ती जा रही है। हमें इसके लिए, मैंने कहा था कि इसके लिए हमें कोई अभियान चलाना चाहिए, और उस अभियान के माध्यम से ऐसे लोगों को अगर कड़ी सजा मिलेगी तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम भी हमारा कम होगा। लेकिन इसमें मैं एक बात और हमेशा कहता हूं, ये साइबर क्राइम में कभी कभी दोनों व्यक्ति दोषी होते हैं। हमारे मेवात में होता है, उन सभी को पता है कि यहां जगह जगह पुलिस ने लिखा रखा है कि नक्कालों से सावधान, सोने की खरीदने से बचें। लेकिन फिर भी लोग उसके जाल में आ जाते हैं। कई लोग तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे पास कई सिफारिश में आते थे, वो कहते थे कि हमारे साथ धोखा हो गया। क्या धोखा हो गया? साहब हमको ये सोना दे करके गया था, पीतल निकल गया। अरे वो तो धोखा दे के गया, लेकिन आप भी तो उसको धोखा दे रहे थे। आप भी तो 1 लाख के माल को 5,000 रुपए में खरीद रहे थे, तो उससे बड़े दोषी तो आप ही हैं। और इस तरह के जो धोखे धड़ाके जो होते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि कबूतर जब आए जाल में जब आएगा जब उसमें दाना डलेगा। तो अगर दाने की चिंता करोगे तो फिर जाल की चिंता कौन करेगा? आप उस दाने को तो खाना चाहते हैं, तो जाल से कैसे बच पाओगे? जाल तो इसीलिए, दाना इसीलिए तो डाला है कि आप जाल में आए। तो इसको भी थोड़ा सा जो उसमें फंसने वाले हैं
वो किस रोग के कारण फंसे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं कोई आपराधिक कानून के आधार पर जुर्म बनता है, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो भी दस्तावेज आकर के इस बात को कहेगा कि मैं भी तो फोकट में ही लेना चाह रहा था, मैं भी उसको 10 रुपए के माल को 1 रुपए में लेना चाह रहा था। तो उनके साथ भी कोई ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसका ये हो गया, क्योंकि वो भी कोई साहूकार नहीं है, वो भी पहले उसको जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन वो भी अपराधी है, तो उसके साथ भी कोई ऐसा व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के साथ भी कड़ा व्यवहार किया जाए जो सस्ते में माल खरीदने का काम करते हैं, बाद में जब फंस जाते हैं तो वो पुलिस के पास आते हैं, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। एक मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम कोई भी काम करते हैं, हमको काम करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। हम जब इस बेड़े में आए थे, हमारे अंदर के सपने कुछ और थे, और जिन सपनों को सोच करके आए थे, पिताजी ने भी उम्मीद की थी, माताजी ने भी उम्मीद की थी, घर वालों ने भी उम्मीद की थी, और आपके मन में भी जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो तड़पन थी, मन में बड़ी आशा और गंभीरता में आप लोगों से बात करते थे। और नहीं मानो तो आप पुरानी बातें याद करके देख लीजिए, आपके मन में काम करने का जज्बा था, उस जज्बे को आप इतना मान देते कि नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ये भी पदक लेना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये काम करना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस बेड़े में आप जिस आशा विश्वास के साथ और जिस मन और भाव के साथ आए थे, उस मन और भाव को मत टूटने दें। क्यों कि आप राष्ट्र के सेवक हैं, आप प्रदेश के सेवक हैं, आपके ऊपर राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपकी तरफ देखती है। कोई भी प्रदेश की अच्छाई और बुराई, उसका आंकलन सबसे पहले आपके द्वारा होता है। उसकी अच्छाई का और उसकी बुराई का आंकलन लोग आपके डिपार्टमेंट के द्वारा लगाते हैं। अच्छा काम होता है, लोग सर आंखों पर बैठा लेते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अच्छा काम जब होता है, मन को भी प्रसन्नता होती है, और समाज के प्रतिनिधियों जो आपके हैं उनको भी प्रसन्नता होती है। लेकिन अब थोड़ी सी बात अगर कोई गड़बड़ हो जाती है, तो वही लोग जो आपकी प्रसन्नता करने वाले हैं, वही आपके बारे में आपने नहीं सुना होगा, वो कहने लग जाते हैं, वो कहने लग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जो हमने सरकार में जो 3-4 हमने वायदे किए हैं, हमारा पहला काम है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस। और मैं आपसे इसलिए कह सकता हूं कि अगर हम ठीक प्रकार से अगर चलेंगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में ऐसे लोगों जिस भ्रष्टाचार से वो परेशान है, उस जाल में फंसते 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 वो अंत में ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों को बचाने के लिए हमें काम करना चाहिए, और हम जीरो टॉलरेंस कहने से नहीं होता है, मन में एक विश्वास हो, काम करने की दृढ़ता हो। क्योंकि कई बार व्यक्ति के मन में कई प्रकार की धारणाएं आ जाती हैं, और मैंने यहां देखा है, पहले तो मैं सुनता था, लेकिन मेरे बारे में भी अगर मैं कुछ अच्छा करूं या गलत करूं तो आपको ऐसा नहीं हो कि जानकारी नहीं हो। और मैं एक बात कह दूं, आपसे भले कुछ भी कहें, अगर गलत काम होता है सबकी नजरें रहती है। आप भले ही मुस्कुराते रहें, करते रहें, लेकिन पता आपको भी होता है और हमको भी होता है। सब लोग हमारे बारे में जानते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अगर निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे, एक
टास्क लेकर के हम काम करेंगे तो लोग हमको सर आंखों पर बैठाएंगे, लोग हमको आगे भी ले जाएंगे। हमें जो काम करना है उस काम को बढ़ाते हुए हम आगे बढ़े। ये नशे की प्रवृत्ति के बारे में जरूर मैं थोड़ा आपसे कहना चाहता हूं कि इसके लिए मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। एक दिन कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी मैंने बोला था कि पंजाब से निकलकर हनुमानगढ़ गंगानगर से अगर वो ट्रक पंजाब के बॉर्डर पर, उस पे गुजरात के बॉर्डर पर पकड़ा जाता है तो इसके लिए ऐसी कौन सी बात है कि जो वहां से लेकर के पंजाब से निकल करके वो गुजरात के बॉर्डर पर पहुंच जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इसमें दोषी है कि 7 जिले पार करके और वो वहां जा रहा है। कारण क्या है? हमें इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं आपसे इतना और कहना चाहता हूं कि ये जो प्रवृत्ति है ये ठीक है। कभी कभी हमारे समाज के लिए 2-3 दिक्कतें भी हैं और वो दिक्कतें ये होती हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम एक पुलिस के अधिकारी हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अगर जिस काम को कर रहे हैं, अगर उस काम में कहीं कोई दाएं बाएं मुड़ करके देखते हैं, कोई भी हो, वो आपको जब तक ठीक प्रकार से देखेगा जब तक आप सही काम करेंगे, और जिस दिन आपका मालूम पड़ जाएगा वो आपको सब छोड़ करके चले जाएंगे। कभी कभी ये मेरी जाति का है, ये मेरे परिवार का है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा नातेदार है, ये हमारी आपकी सबकी कमजोरी है। कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, हमारा काम करता है लेकिन हम पहुंच जाते हैं उसके। 4 वो सराहना की बात करता है, हम उसकी बात में आ जाते हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपसे पहले वो कभी आपके पास आए क्या? आप कभी अगर आप कहीं कहीं गर्दिश में होंगे तो आपके पास कौन कौन आए थे ये देख लेना। कोई नमस्कार करने में नहीं आता है, कोई ये भी कहने नहीं आता कि क्या हो गया आपको। ये चलती का नाम गाड़ी होता है साहब, कोई पूछने नहीं आता है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारा जो काम है उस काम को हम ठीक प्रकार से करें, और ठीक प्रकार से करते हुए हमारा जो एक विश्वास है, हमारा जो विश्वास है उस विश्वास को कायम करते हुए हम आगे बढ़े। मैं अभी सीमा पर गया था, मैंने वहां के बीएसएफ के लोगों से भी बातचीतें की थी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि उनका काम अगर आप देखें, दिन रात किस तरह से उनकी पेट्रोलिंग होती है, जिस तरह से काम करते हैं, उन्होंने कई बातें बताई हैं, क्योंकि वहां भी कई तरह की चुनौती है। और हमारा राजस्थान सबसे बड़ी और सबसे दूरी की सीमा अगर लगती है तो हमारे राजस्थान से लगती है। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। उन लोगों के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण व्यवहार हो, उनसे समय समय पर हमारे गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक का जो हमारा बॉर्डर है उनसे ठीक प्रकार से हमारे संबंध हो। आने वाली उनकी जो चुनौतियां हैं, जो किसी तरह की दिक्कत आती है, उनमें हम सचेत रहें, सावधान रहें और उनको हम ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस तरह की अगर कोई बात आती है तो उनको मुंहतोड़ जवाब देने का भी काम हम करें। संगठित अपराध जो होते हैं, और ये निश्चित मान लीजिए आप सभी को पता है, आप कहते नहीं है
कहते हैं तो आप आपस में कहते हैं, लेकिन मैं पूरी रूप से कह रहा हूं, संगठित अपराध रहते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपना भी होता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के साथ वो पुरोहित वाले नहीं है, वो हमारे बेड़े का व्यक्ति नहीं हो सकता है। कई लोग ऐसे देखे हैं कि जिनका सीधा सीधा संपर्क है, संगठित अपराध में कहीं ना कहीं वो शामिल है, हमें उनको भी ध्यान रखना है। आप देख रहे हैं जिस तरह से खनन माफियाओं के साथ, मैं कहता हूं कभी कभी खनन वालों को भी कहता हूं कि तुम तो हो, लेकिन हमारे 4 डिपार्टमेंट को और कर दो। खनन के साथ में वन विभाग भी होता है, पुलिस विभाग भी होता है, वहां का एसडीएम और जो वो लोग होते हैं वो भी हो जाते हैं, और कई लोग हमारी श्रेणी के भी शामिल हो जाते हैं। एक श्रेणी 5-5 श्रेणियों को मारता है साहब। एक व्यक्ति होता है, वो 5-5 लोग लाइन में लगते हैं। ये संगठित अपराध। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी ताकत नहीं, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस बात को ठान ले कि ये नहीं होगा, तो राजस्थान में किसी की हिम्मत नहीं, किसी तरह का कोई अपराध राजस्थान के अंदर होता है। मैं आपसे, क्योंकि इससे कानून व्यवस्था पर विपरीत फर्क पड़ता है। लोग खाते कोई और है और बदनाम कोई और होता है, करता कोई और है, आपके ऊपर आता है। मैं सत्य बता रहा हूं आपको, मेरी प्रवृत्ति रही है, जब भी कोई इस तरह का काम हुआ है, मैं सबसे पहले, जब मैं था राजनीति के अंदर, सबसे पहले मैं उस जगह पहुंचता था। लेकिन मुझे पता है क्यों डिपार्टमेंट ऐसा है, लेकिन नहीं होते हुए भी गाली खानी पड़ती है। एक्सीडेंट हो गया सड़क पर, एक्सीडेंट हो गया, गलती किसी की है, आपने भेजा था क्या? एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आ रहे हैं, पुलिस कहीं और भी है, लेकिन साहब एक्सीडेंट हो गया, 15 मिनट हो गए, 15 मिनट से पुलिस नहीं आई। अरे तुम कह के गए थे क्या? आएगी। और जैसे ही पुलिस का अधिकारी पहुंच जाता है, वो 10-20 लोग इकट्ठे होते हैं, वो उस पर क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, ये हम जानते हैं। गांव में कोई घटना होती है, कोई भी अकस्मात घटना होती है, और मैं एक बात और कहता हूं आपके बारे में, मैं कहता हूं आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये कहावत है ना, टूटी फूटी ठठेरे के द्वार, है ना कहावत, समझते हो ना इस बात को? कोई भी कुछ भी हो रहा है, कहीं भी कुछ हो रहा है, लेकिन आना किसके पास है? पुलिस के पास आना है। तो मैं ये कहता हूं कि टूटी फूटी ठठेरे के द्वार, कैसे भी टूटी, कैसे भी कुछ भी हुआ, लेकिन आना उसको पुलिस के पास है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो तंत्र है, ये राज का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। कोई भी राज बिना दंड के नहीं चल सकता, ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन दंड की परिभाषा क्या हो, यह हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दंड की स्थिति क्या हो, यह हमें सुनिश्चित करनी पड़ेगी। कोई भी तंत्र हो, हमेशा दंड के बिना कभी राज नहीं चला, और उसका कारण यह है कि किसी कानून को मनवाने के लिए, कानून से ठीक प्रकार से पालन करवाने के लिए वो आवश्यक होता है। और मैं आपसे सारी बातें इसलिए साझा कर रहा हूं कि इतना बड़ा आप सभी इंस्पेक्टर से लेकर के डीजी साहब तक सब यहां बैठे हैं, तो मैं कुछ बातें आपसे इसलिए भी कहना चाहता हूं कि हमारा उद्देश्य स्पष्ट हो। कई लोग मेरे से कहते हैं, कभी कभी मेरे को भी दिक्कत आती है
मैंने उसके बारे में सुना है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, वो तो अच्छा काम करता है। मेरे मन में कल्पना होती है, लेकिन कभी कभी जब मेरे पास आते हैं और जब मैं प्रोफाइल मंगवाता हूं और कहता हूं लाइए, तो मन में मेरे में विचार आता है कि आखिर क्या हुआ, आखिर क्या हुआ। आज मैं अस्पताल गया था, अस्पताल में कुछ मेरे को बेटियां मिली जो नर्सिंग की थी, उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने उनको यही बात कहा, मैंने कहा देखिए परमात्मा ने आपको सेवा के लिए भेजा है। डॉक्टर और नर्सिंग के 24 घंटे के, कभी भी कोई मरीज आ सकता है, कभी कोई परेशानी आ सकती है। मन में कभी ये मत करना कि हमको ये हो गया, क्योंकि आप सेवा के निमित्त हैं, आपको काम करना है। और ये जो लोगों की दुआ है ना, यही सबसे बड़ी बात है। और वही बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, कि हम सबको मिलकर के जिस उद्देश्य से हम आए थे, आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली कोई नहीं। आईपीएस और आरपीएस अधिकारियों को मैं कहना चाहता हूं, इंस्पेक्टर है हमारे सभी, क्योंकि जब आपको देखता है, आप वर्दी में होते हैं, तो जो नहीं जानता है ना, वो भी आपको राम राम करके जाता है कि नहीं जाता है? बताइए ना सर, आप रास्ते में निकलते हैं तो आपको नमस्कार करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई हम जैसा पैसा निकलता है, अब की बात छोड़िए, जब निकलता है तो कोई राम राम करता है क्या? बताइए आप, है कि नहीं सौभाग्यशाली आप? आपको कई बार देखते हो, आप एक ही व्यक्ति 3-3 बार नमस्कार कर देता है, करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता, बताइए ना। एक व्यक्ति खड़ा, उसने एक बार नमस्कार कर दी, लेकिन ठीक से नहीं देख पाए आप, जब कुछ कारण दोबारा फिर करता है नमस्कार था। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप ये मत समझिए, बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति, आपको एक मौका मिला है, आपको सम्मान मिला है। उस सम्मान को बरकरार रखने के लिए हमें मेहनत करनी है। इस सम्मान को अगर हमने 4 गुना नहीं बढ़ाया, 10 गुना नहीं बढ़ाया, तो हमारा कोई मतलब नहीं। कभी कभी मैं कहता हूं, मैं आजकल सीधे भी फोन करता हूं, कहते हैं आप फोन क्यों करते हैं? कई बार, अरे साहब आप फोन, अरे हाँ मैं थानेदार को भी कर देता हूं, मैं हेड कांस्टेबल को भी फोन कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कोई व्यक्ति मेरे पास आया कि साहब ये बात है, उसका काम इतना छोटा है, इतना सा काम है उसका, अब उसके लिए मैं डीजी साहब को फोन करूंगा, तो मैं ही कह देता हूं। दूसरा मेरे पास ये भी आता है कि मैं कोई बात कहता हूं, कोई बात होती है, उसकी जानकारी भी मेरे को मिल जाती है, वो भी मेरे को देते हैं। आजकल मेरा सुबह का टाइम जो होता है, लोग मेरे से कहते हैं आप लेट हो जाते हैं। हाँ मैं हो जाता हूं, लेकिन सुबह मेरे 2 घंटे ऐसे होते हैं कि मैं उन लोगों से बात करता हूं जो मेरे पास घर पर फोन आते हैं, और जहां उनकी शिकायत आती है कि ऐसा काम मेरा है, ऐसा काम मेरा है, तो मैं सीधे उनको सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक, पौने 10 बजे तक मैं उनको फोन लगाता हूं। सीधे में 70, 80, 60, 70, 75 लोगों से मेरी बात होती है। मैं उनकी बात सुनता हूं, तो निश्चित रूप से कई बातों का, क्योंकि ये अनुभव ऐसा है कि कितना भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन पूरा नहीं मिल पाता है। हो सकता है 10 साल का बच्चा कोई अच्छी बात कह दे जो हमारे जीवन में नहीं आई, तो मैं सभी से बात कर लेता हूं। बात करते समय जब मैं उनसे कहता हूं, तो कई तरह के अनुभव सुना। उन्होंने कहा साहब, एक जगह मैंने बात की, अरे साहब बहुत अच्छे आदमी है। मेरे क्या अच्छे आदमी है, थानेदार तुम्हारे किसी शिकायत आई है? नहीं नहीं साहब, हॉस्पिटल में गए। अब देखिए, अब उस व्यक्ति की कल्पना क्या है, गांव का व्यक्ति है कि नहीं साहब क्या हो गया कि साहब वहां एक आदमी गिर गया था, उसको थानेदार जी अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर के गए, उनकी पूरी वर्दी खून में खराब हो गई थी, लेकिन वो हॉस्पिटल करके आए और अपने पास से उसको इलाज करा करके, और जब उसको छोड़ करके आए और उन्होंने घर वालों को फोन किया और बताया, एक व्यक्ति ने
मैंने कहा मेरे को तो किसी ने ये बताया कि नहीं साहब गलत बताया। तो मैंने उसको फोन किया, क्या हुआ? कि नहीं साहब मैं नहीं था साहब, मेरे तो वो रिश्तेदार थे, उन्होंने मेरे से कहा, मैं नहीं गया था, मेरे रिश्तेदार ने कहा था। तो मैंने कहा तेरा रिश्तेदार उनसे मिला क्या? पूछ के बता। वो उस थानेदार से वो रिश्तेदार मिला ही नहीं है, फोन मेरे को कर रहा है। और मैंने जिस आदमी से फोन किया उसने कहा नहीं साहब थानेदार जी बहुत अच्छे हैं, अब वो ले गए होंगे मेरे 2 महीने पहले को। ऐसे बातें साहब, उन्होंने तो एक ऐसे जहां गिर गया था कोई बच्चा, छत से गिरा, तो पता नहीं कहां से गिर गया और उसको लेकर के वहां गया, उसकी पूरी पट्टी खराब हो गई और इलाज करा के आया। ये फीडबैक दिया। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम समाज के अंदर रहते हैं, समाज के अंदर अच्छे कामों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन गलत कामों की चर्चा उससे 10 गुनी होती है। हमारे मन में यह भाव होता है कि हमारा किसी को पता नहीं, लेकिन हमको सबको पता रहता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपका इतना बड़ा बेड़ा है, 1 लाख से ऊपर है, और मैंने डीजी साहब को कहा है कि आप ये नहीं, हम कहते हैं कि यहाँ थाने में कितने हैं, इतने नफरी कम है। मैंने उनसे कहा है आप अपनी नफरी कम मत करिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी बता दीजिए, उतनी भर्ती करेंगे हम, लेकिन फिर हमारे हाथ पैर होने चाहिए। कोई भी साधन संसाधन के लिए हमने कहा 8 करोड़ नहीं, मैंने कहा 8 करोड़ ही क्यों है, आप बताओगे जितने देंगे। जेलों में मोबाइल से बात क्यों होती है? उन्होंने कहा कि उसको वहां से एपीओ कर दो। मैंने एपीओ नहीं, सस्पेंड करना चाहिए। आप बताइए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताइए, अगर जिस जेल में अगर बात हो रही है, अपराधी के द्वारा बात की जा रही है, तो उसका क्या करना चाहिए? बताइए आप। करना चाहिए कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको आप ये कहोगे इनाम देना चाहिए क्या उसको? आप बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, आप ही बता दीजिए मेरे को। मैं किसी से नहीं, मैंने इनसे कहा आपने क्या करना चाहिए, आप बता दीजिए। कितना बड़ा अपराधी है, जेल में बात कर रहा है, उसको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आखिरकार क्या होगा? मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करते हैं उनके पुरस्कार भी बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा पुरस्कार दीजिए जो अच्छा काम करते हैं। लेकिन जो अपराधी हैं, अपराध वालों के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनको भी चिन्हित कीजिए और लिस्ट बनाइए और उनको भी दंडित करने का काम करना हम सबका काम है। आपका ही काम है जो आपके घर को बदनाम करने का काम करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने घर की बदनामी सहन कर लोगे क्या? बताइए मेरे को। किसी के घर की अगर कोई बदनामी करेगा तो आप सहन कर लोगे क्या? ये आपका घर नहीं है क्या? मेरे को बताओ, ये घर नहीं है क्या? क्या मानते हो आपको? आप इसको जीवन भर आपको इस डिपार्टमेंट में रहना है, जीवन भर आपके घर को चलाने का काम ये डिपार्टमेंट कर रहा है, आपको सम्मान देने का काम कर रहा है, सारी बातें आपके जीवन को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहा है। पूरा जीवन आपने इसको समर्पण करके दिया है, ये आपका घर नहीं है क्या? ये बताइए आप। और अगर घर की कोई बदनामी करेगा तो आपको अच्छा लगेगा क्या? हमको कितना अच्छा लगा जब हमको ये फोन आया कि थानेदार जी तो बहुत अच्छे हैं, वो हमको वहां लेकर के गए थे, उनकी वर्दी भी खराब हो गई और उन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो मन में प्रसन्नता हुई या नहीं हुई? अच्छा काम करते हैं तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? खुशियां बांटते हैं कि नहीं बांटते हैं? लेकिन जो घर को बदनाम करेगा उसके बारे में क्या धारणा करेंगे? मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर हम मन से करें, कभी बार लोग कहते हैं ना, मेरे से भी आगे कहते हैं, पहले भी कहते थे, लेकिन हम ज्यादा कहते हैं, अरे साहब पुलिस चाहे तो, आपसे भी कहते हैं ना,
कहते कि नहीं कहते? क्या कहते? पुलिस चाहे तो बताइए ना, बोलिए ना अभी। पुलिस चाहे तो 10 घंटे नहीं लगाए और ये आराम से खुल जाए। अच्छा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बताओ आप। और लोगों की आपके प्रति कितनी बड़ी बात है, कहते हैं वो लोग। कोई भी कहेगा इस बात को कि साहब पुलिस चाहे तो मिनटों में काम हो जाए। चाहते हैं? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपके प्रति लोगों का विश्वास कितना बड़ा है, कितना बड़ा विश्वास है कि पुलिस चाहे तो तुरंत काम हो जाए। ये आपके प्रति विश्वास है, ये आपकी मेहनत का परिणाम है, ये आपके समर्पण का परिणाम है, ये आपकी उस जिम्मेदारी का परिणाम है। इसलिए मैं भाइयों कहना चाहता हूं कि अगर हमारी किसी भी उसमें हम अगर हमारी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को हम वहन कर रहे हैं, ठीक प्रकार से कर रहे हैं, तो समाज सर आंखों पर बैठाते हुए सम्मान देने का काम समाज करता है। आपको उसमें नहीं मिलेगा, हमको उसमें नहीं मिलेगा, किसी को उसमें नहीं मिलेगा। इसका क्या है, इतना है, वो साथ जाने वाला नहीं है। मैं आपके यही बता दूं, मेरे पास में कहना नहीं चाहता, और अगर मैं कहूंगा तो आप समझ भी जाओगे। यही देख लो आप, जिन्होंने अनीतिपूर्वक पैसा कमाया है, अनीतिपूर्वक काम किया है, बुढ़ापे में उसके जो उसका यहां रहता है ना, काम के लिए आदमी रखते हैं, वो भी अगर दूसरी बार उस पानी के लिए कह देता है, वो कहता है दे चुप हो जा साहब, काई के लिए पानी है। जब जीवन में याद आता है, अभी जब जीवन में याद आता है कि हमने क्या किया, ये भी पानी नहीं पिला रहा है। संतान तो कोई पानी पिलाने का काम ही नहीं है, वो तो आपके पास ही नहीं आएगा। आपके हाथ पैर चल रहे हैं, जब तक वो नमस्कार करने आ रहे हैं, बाबूजी आप हमारे हो, बाबूजी हमारे हो। और देख लेना, अगर आएंगे तो वही आएंगे जिसको ईमानदारी से जिन्होंने काम किया है, ईमानदारी से जिन्होंने अपना पूरा समर्पण से काम किया है, उनके जरूर आएंगे। लेकिन जिन्होंने इस तरह से किया है, उनको पता है कि मेरे पापा जी, मेरे चाचा जी, मेरे काका जी, मेरे ताऊ जी किस तरह से लाए थे, हमको तो इसी में आराम है, इसी में आराम से रहना है। उनको कोई चिंता थोड़ी है, किसी भी दिन नहीं करे। अभी अभी मेरे पास आए थे, मेरे उसमें जन सुनवाई में आए थे, दोनों बुढ़े बुजुर्ग थे, मेरे साथ जन सुनवाई सुन के आए थे। साहब मेरी सुनिए, एप्लीकेशन लीजिए। मैंने बताइए एप्लीकेशन, माता जी बताइए क्या हो गया। तो इतने में पीछे से वो आ गए कि साहब ये लीजिए मेरी एप्लीकेशन। क्या हो गया? मेरे बेटे ने मेरे को बाहर निकाल दिया। कैसे निकाल दिया साहब? 3 मकान थे, तीनों मकान ले लिए। 3 मकान ही कहा, तो मेरे मन में भी शंका हुई। 3 मकान थे, 3 मकान में से बाहर निकाल दिए। 3 मकान में से 3 मकान कैसे थे? कहा क्या थे? मैं साहब वो था अधिकारी, कायम अधिकारी थे। सेटलमेंट बताया, कौन सा बताया, उसमें अधिकारी था साहब। तो मैंने बैठी आप, मैंने कितने मकान है? 3। तो बेटे कितने हैं? 2। तो एक बेटा, एक तो बाहर रहता है, और ये बेटे के साथ इसने मेरे को निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? कि मेरा मकान बेच दिया। कहता है इस मकान को बेचूंगा मैं। तुमने कैसे बनाया मकान? कि साहब मेरे पास तो 2 और थे, वो मैंने बेच दिए। 5 मकान थे, तो 5 कैसे बनाए तुमने? कि साहब मैंने 5 पूछो मदीना साहब, मैंने खूब नौकरी की, खूब बेईमानी की, और मैंने मकान बनाए 3। यही स्पष्ट कहा उसने। मैं आज पछता रहा हूं साहब, मेरे को कोई मकान नहीं है। मैंने पछता जाइए, मेरे पास तुम्हारे जैसों का कोई इंतजाम नहीं। उससे मैंने ये कहा, मैंने मेरे पुलिस वाले से कहा कि इसको रोक लीजिए भैया। मैंने मेरे पुलिस वालों को कहा कि मेरे रोक लीजिए भैया, ये इसको रोक लीजिए। मैंने कहा तुम्हारा कोई नहीं, तुमको ऐसे ही होगा, तुमको जो किया है वो तुम्हें भरना पड़ेगा, और इसी जीवन में तुम्हें भरना पड़ेगा। मेरे को भी थोड़ा थाने का आया तो मैंने उसको कह दिया, लेकिन बाद में मैंने उसको रोका। बाद में मैंने रोका, जब मैं सबकी मेरी जन सुनवाई हो गई तो मैं उसके पास गया कि अब बताइए आपकी क्या समस्या है। दोनों बुरी तरह से रो रहे थे। रोटी की तो बात छोड़, ये कह रहे थे साहब मेरे घर में नहीं रहने दे रहे, मैं कहां जाऊं। मैंने जब फोन किया, उनको भेजा और उनको बंद कराया। बंद करा के जब उनको बुला करके कहा कि भैया इनको घर में रहने दीजिए, इसकी करनी तो इसके साथ है, लेकिन ये स्थिति हो रही है साहब। मैं आपको सत्य बता रहा हूं,
इसको मनन होगा, लेकिन हमको जब होगा जब हमारे हाथ कुछ नहीं रहेगा, हम जब वही ऊंची स्थिति में रहेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हैं और समाज आप पर जो भरोसा कर रहा है, पूरे राजस्थान ने जो भरोसा किया है, उस भरोसे के साथ हम समाज में अगर ठीक प्रकार से सेवा करेंगे तो हमारे परिवार का भी नाम होगा और हम जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उसका भी नाम होगा। हमारे पास चुनौतियां ही बहुत हैं, हम उन चुनौतियों से लड़ लें। उन चुनौतियों से लड़ते हुए हमारे काम को हम आगे अंजाम दें। मेरा एक जरूर है कि हमारी जो बहनें हैं, महिला पुलिसकर्मी हैं, उनकी संख्या हमको बढ़ानी चाहिए। अगर हमारी बहनों की हम संख्या बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में यह बहुत आवश्यक है, क्योंकि महिला अपराध के लिए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें कोई ना कोई हर जिले में इस तरह का काम करना होगा जिससे हमारी बहनों का आत्मबल बढ़े। आत्मबल बढ़ेगा तो महिलाएं स्वयं अपने आप में सशक्त भी होंगी और सशक्त होने के साथ साथ वो, कई बात मैं कहता हूं कि माता का मातृ भाव होता है। हमारी माता बहनें कितनी भी हों, किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन उनके अंदर का मातृ भाव नहीं जाएगा। और मैंने जब ये कहा फर्स्ट लेवल पर, मैंने जब 50% बहनों के लिए किया तो लोगों ने मेरे से कहा युवा है मेरे से मिलने के लिए, सब आपने कैसे, आप इनको 30 से 50, इसलिए कि जो प्राथमिक स्कूल होता है, छोटा स्कूल 5वीं तक का स्कूल होता है, उसमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं। उसमें अगर माता बहनें हमारी ज्यादा टीचर होंगी तो उनके अंदर उन बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा देने का, रोते हुए बच्चे को चुप करने का, उनको प्यार देने का माता जैसा बच्चे अनुभव करेंगे और माताएं उसको देंगी। मैंने आगे नहीं किया, मैंने लेवल फर्स्ट पे किया, जिससे कि उन बच्चों की परवरिश भी ठीक ढंग से हो और उनको उस मातृ शक्ति के माध्यम से अच्छे संस्कार मिले, और वो संस्कार जो मिलते हैं वो जीवन भर संस्कार चलते हैं, क्योंकि बाल काल में की हुई बातें हमारे जहन में बैठती है और हम उसको अंदर तक ले जाते हैं। लेकिन आप सबसे बड़ी परीक्षा पास की है, उसके बावजूद भी आप कहीं, यहां भी देश के अंदर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप गए हैं, कई तो ऐसे हैं कि विदेशों से में भी गए हैं और कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर गए और कुछ ना कुछ सीख करके आए हैं, लेकिन आज भी वो गांव के अंदर 25, 30, 40 साल पहले पढ़ाई हुई उस गुरु की बातें हमारे मन के अंदर बैठी होती है। उनको जीवन भर कोई नहीं बुला सकता। और गुरु जी से वायदा भी हमने किया। पहले गुरु जी पूछते थे, अब वाले नहीं पूछते। अब वाले तो ये पूछते हैं आगे जाके क्या करोगे तुम। पहले वाले गुरु जी पूछते हैं आप कैसे स्टूडेंट बनना चाहते हो। तो हम सबने कहा था कि हम अच्छे, बहुत अच्छे, सेवा करने वाले, समर्पित, माता पिता जी के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति बनना चाहते हैं। और ये ध्यान कर लीजिए आप, 100% गुरु जी ने पूछा होगा। पहले एक पाठ्यक्रम होता था, गुरु शिक्षा जिसको देते थे, पहला पाठ होता था, वो हिंदी की किताब पहली होती थी, पहली या दूसरी की किताब में होता था, पहला पाठ होता था गुरु दीक्षा का। और उसको पढ़ते थे तो गुरु 4 बात, 5 बात, 11, 10 बात होती थी, उनमें वो पढ़ाता था तो हम मानते थे उनको। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि उन गुरु की बातों को भी हम ध्यान रखें। एक और अंत में मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि ये 1 लाख का बेड़ा है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का। हम कुछ सामाजिक सरोकार के कार्य कर रहे हैं। हम हमारा एक नागरिक होने के नाते कुछ नागरिक कर्तव्य भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। हमारी
इस सर्विस के साथ साथ। और वो इसलिए जुड़ जाते हैं कि हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो अच्छे काम करते हुए ऐसे काम करे जो राज्य के और राष्ट्र के प्रति उन कामों से हमारे राज्य को, राष्ट्र को लाभ मिल सकता। क्योंकि सामाजिक सरोकार के कार्य देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकार के कार्य किए हैं, चाहे वो स्वच्छता का अभियान हो, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, चाहे वो 5 जून को उन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात कही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं इन कार्यों में भी, और मैं डीजी साहब ये काम इसलिए कह रहा हूं कि सामाजिक सरोकार के कार्य को भी हम एक प्राथमिकता देते हुए हम नीचे तक इसको ले जाए। ये नहीं कि कभी समय के हिसाब से उन कामों को भी हम करें जिससे कि हमारे प्रति समाज के अंदर एक सामाजिक सरोकार के काम करने से और उनको आगे बढ़ाने से बहुत बड़ा काम होता है। क्योंकि एक साधारण आदमी व्यक्ति का अगर कहता है और एक हमारा अधिकारी कहता है, इंस्पेक्टर से लेकर के सीओ से लेकर के एडिशनल एसपी, एसपी, आईजी, कोई भी हमारे बड़े अधिकारी कोई भी कहते हैं तो उसका समाज के अंदर फर्क पड़ता है। आप अपनी तरफ से कोई भी बात कहते हैं, समाज उसको मन से सुनता है और उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चुनौतियां हमारे सामने हैं उन चुनौतियों को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उनका तोड़ क्या हो सकता है, और हमारी राजस्थान की पुलिस हर क्षेत्र में आगे हो। ऐसा नहीं लगे, लोगों को अनुभव हो, मन में महसूस करें, और महसूस वो इस बात का करें कि नहीं, आपके प्रति, आपके व्यवहार के प्रति, आपके सम्मान के प्रति वो सारी बातें होती हैं। जब उज्जैन के अंदर कुंभ लगा था तो कभी भी सराहनाएं नहीं होती थी, लेकिन जब मैं उज्जैन कुंभ में गया और वहां से आकर के मैं लोगों से अपनी बात लेता था तो वो एक बात कहते थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में कुंभ लगा था, शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हर चौराहे पर सभी पुलिसकर्मियों की वहां ड्यूटी रहती थी। लेकिन जब वो कुंभ से लोग पैदल जाकर के आते थे, जाते थे, तो और कोई मिले नहीं मिले, लेकिन पुलिस वाले मिलते थे। और उनका भाव, उनका वहां पहुंचने पर जो जिस तरह से वो उनका व्यवहार रहता था, उसकी पूरे देश के अंदर चर्चा होती थी। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पास कहीं भी ऑफिस में आता है, कहीं भी आता है, हमारा व्यवहार इस तरह का हो तो लोग हमारी सराहना, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कहने को तो हम कहते हैं कि हम ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, देने के लिए कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें किसी से नहीं लेना है, हम स्वयं को देना है। वो होता है हमारा व्यवहार। आराम से हम उसको बिठाएं, उसकी तसल्ली से हम उसकी सुने, थोड़ा सा उसका अगर बड़ा है तो वादन करके उसकी सुनेंगे तो निश्चित रूप से 10 जगह जाकर के वो आपके बारे में बात कहेगा। कभी कभी होता है साहब, हम गए, बांदा जी ने तो बात ही नहीं सुनी, हम गए साहब, हम गुजर गए, हमसे तो ऐसे कह दिया, हम गए तो हमसे तो साहब ऐसे कहा। तो इससे जनता के अंदर एक दूसरा भाव पैदा हो जाता है और वो फालतू का हो जाता है। वो ऐसे कहते हैं, अरे हमारी नहीं सुनेंगे, उसकी सुनेंगे, ओ वो कहां ले जाते हैं उस बात को, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, लेकिन बात को ले जाते हैं। अगर हमारा व्यवहार ठीक रहेगा तो कई बातों को ठीक करेगा। एक मैं कहना चाहता हूं कि मैं देख रहा था
कई जगह की बातें आती थी कि पुलिस विभाग का इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं डीजी साहब को भी कहना चाहूंगा कि खेलकूद गतिविधियों में भी हमारा पुलिस पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर के भाग ले। अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिलेगी। खेलकूद प्रतियोगिताएं आप समय समय पर कराते रहेंगे, कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कामयाबी मिलेगी। और ये जो डिपार्टमेंट के माध्यम से अगर हम करें तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। आपको जो बजट लेना है, क्या करना है, लेकिन रुचि वाले लोग जिस खेल के में उनकी रुचि है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करें। अभी मैं देख रहा था कि जो मेडल लेके कई जगह के आए हैं उसमें पुलिस का बहुत बड़ा रोल है। तो हम भी एक कोई ऐसा मॉडल बनाएं जिससे लगे पुलिस का सम्मान भी बढ़े और राजस्थान का सम्मान भी बढ़े। उसमें क्योंकि शारीरिक और मानसिकता की दक्षता पहले ही कर लेते हैं जब इस बेड़े में आता है, तो निश्चित रूप से ऐसे हमारे जो नौजवान हैं उनको मौका मिले और मौका मिलकर के उनको नई ऊंचाइयों पर छूने का काम करें। तो ये भी हमें कराना है। हर रेंज में अच्छे खिलाड़ी तैयार किए जाएं, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी उनके अंदर हो जिससे कि वो आगे जा सकें, ये भी हमें करना है। निश्चित रूप से मुझे पूर्ण आशा है और विश्वास भी है कि हमारा जो राजस्थान का पुलिस का डिपार्टमेंट है वो इस सम्मेलन में सार्थक चर्चा भी होगी और आने वाले नई नीतियों का भी ठीक प्रकार से निर्धारण होगा। और जैसा कि सीए साहब ने भी कहा, डीजी साहब ने भी कहा, क्योंकि कुछ कानून ऐसे थे जिन कानूनों का कोई मतलब नहीं था और वो कानून धीरे धीरे आप देख रहे हैं, आप समझ में भी आ रहे हैं उनको किस तरह से नए कानून को निर्धारण करते हुए हमें काम करना है। मुझे विश्वास है राजस्थान पुलिस नई ऊंचाइयों को भी छुएगी और राजस्थान को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मैं पुनः सभी इस सम्मेलन में आए हुए सभी अधिकारियों का, सभी हमारे पुलिस इंस्पेक्टर से लेकर के सीओ, एडिशनल एसपी, एसपी, टीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी और मंच पर विराजमान हमारे सभी अधिकारीगण, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप सबके द्वारा राजस्थान में एक अच्छा पुलिस का इकबाल भी हो और राजस्थान के अंदर ऊंचाइयों को छुए। इस आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।